सभी को प्रणाम, नमस्कार। रिकॉर्डिंग चल रही होगी शायद। आज हम धातुओं की जी चर्चा हाँ, करेंगे। सात चल रही धातु। चल रही। तो सात धातु हमारे शरीर में होती है। धातु धातु का ये तात्पर्य धारण करना शरीर का। इंग्लिश में इसको 7 लेयर्स बोलते हैं। बॉडी के 7 लेयर्स होते हैं। जैसे स्किन जो हमारी बॉडी की पहली लेयर हुई, ऐसे इनर पार्ट में धीरे धीरे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे ऐसे 7 प्रकार की लेयर्स इंग्लिश सिस्टम में चलती हैं। और 12 हमारे ट्रैक्स होते हैं। ठीक है। ये इंग्लिश माध्यम से चल रहा है, लेकिन आयुर्वेद में इसको सप्त धातु कहा गया है। सप्त धातु का मतलब 7 प्रकार की धातु। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ऐसे करके 7 धातु हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा सिस्टम अलग बनाया है इसको। और ऐसा बनाया है कि जो भी हम खाना खाते हैं सबसे पहले उसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद में उसका रस बनता है। रस बनने के बाद में उसमें से कुछ पार्ट जो है अलग होकर के वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है रक्त। रक्त के बाद में उसके आगे का पार्ट बनेगा तो रस, रक्त, फिर मांस बनेगा। फिर ये क्रमशः याद रखना जरूरी है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो आज हम क्रमशः 5 बार हम उच्चारित करेंगे धातुओं को, तो हमें आराम से ये क्रम याद हो जाने वाला। क्योंकि आयुर्वेद में मैंने आपको पहले ही बताया कि हर चीज क्रम से चलती है। किसी भी चीज को क्रम से याद रखना जरूरी है। तो 7 धातुओं की चर्चा करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या है, रस धातु। तो रस, रक्त, मांस, मेद, आप अपन चार चार का टुकड़ा कर लेते हैं। तो मैंने इसको 5 बार बोलना शुरू किया। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस, रक्त, मांस, मेद, रस, रक्त, मांस, मेद, रस, रक्त, मांस, मेद, रस, रक्त, मांस, मेद, रस, रक्त, मांस, मेद। ये हो गए 5। 5 बार बोल दिया। 4 धातुओं को हमने। रस यानी पहला, दूसरा रक्त, तीसरा मांस, और फिर उसके बाद मेद, फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब हमको 4 में 3 और ऐड कर देने हैं। तो रस, रक्त, मांस, मेद यहां तक आ चुके हैं। अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस, रक्त, मांस, मेद, 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 अस्थि, मज्जा, शुक्र। मुझे लगता है कि आपको सुनने से याद हो गया होगा, नहीं तो जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो क्रमशः याद हो जाएगा। तो धातुओं की चर्चा करते हैं। सप्त धातु। सप्त धातु की परिभाषिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो क्या दिखता है, जिससे शरीर का निर्माण या धारण होता है उसे धातु कहा जाता है। या धारण करना, धातु का अर्थ क्या है, धारण करना। तो सप्त धातुओं का शरीर में बहुत महत्व है। और 7 धातुओं का धारण करना मैंने आपको बताया, यही शरीर को धारण करने की एक प्रक्रिया है। तो धारण करना यही क्या है, 7 धातु कहलाता है। ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज में। तो रस धातु की चर्चा करते हैं। ये तो रक्त धातु आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा क्रम गलत हो गया है यहाँ पर। तो रस कहाँ है, उसको रस करते हैं पहले। रस धातु। रस धातु क्या है, ये जो भी हम खाना खा रहे हैं, ये क्या है, ये हमने जो भी खाना खाया है इसका जो भी रस बनेगा वही रस धातु कहलाएगा। तो रस धातु शरीर को धारण करती है। और दूसरा जीवन यापन, यानी दूसरा हमारे शरीर में जब तक जीवन रहता है तब तक हमारे शरीर में ये रहती है। जब तक जीवन है तब तक रस बनेगा। और ये अलग अलग धातुओं में समाहित होगा। इसका क्रम वही है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र।
तो पहला जो बचा वो रस धातु बनेगा, उसके बाद में रक्त को परिपोषित करने के बाद में रस रक्त मांस, तीसरी बात फिर क्या रक्त में मिल जाएगा, खाना हमारा क्या होता है वो रक्त में मिल जाता है, फिर वो मांस धातु को बनाने का काम करेगा, वो मांस बनेगा, फिर उससे मेद बनेगा, है ना। तो ये क्रम एक के बाद एक चलता रहेगा। इसलिए कहा गया है ये जीवन यापन, यानी जीवन जब तक है हमारा या हमारी तक है, जब तक हमारा शरीर के अंदर ये क्रम चलता रहेगा, बनता रहेगा रस धातु। राइट, बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर थोड़ा सा अ, तो रस धातु हमारे शरीर में हमेशा भ्रमण करती है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, व्यान वायु। अभी हमने वायुओं की भी चर्चा की थी, है ना। तो व्यान वायु ही रस धातु को क्या करती है, गति प्रदान करती है। यदि आपकी व्यान वायु खराब है तो कितना भी रस धातु बढ़िया बना लो, कुछ नहीं होना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, व्यान वायु। धातु चाहे कितनी भी अच्छी हुई, धारण बढ़िया हो गया, लेकिन आगे का क्रम बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ क्या कहा गया कि व्यान वायु का ज्यादा इसमें जोर है या महत्व है। इसलिए कहा जाता है कि व्यान वायु ही रस धातु को गति प्रदान करती है। जिसे रस धातु हमारे शरीर में रस धातु हमारे शरीर में भ्रमण करती है और धातुओं का पोषण करती है, ऐसा माना गया है। अगर ये रस धातु 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन से अधिक हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, मान लो इसमें खराबी आ रही तो, कि आपके शरीर में रस धातु का असंतुलन हो गया है। अगर ये लक्षण, यानी रस धातु आपका जो खाना पूरी बॉडी में घूम नहीं रहा है, एक आध दिन तो ये चलता है, लेकिन 15 दिन से क्रॉस कर जाता है, तो 15 दिन से मान के रखिए, आप समझ सकते हैं कि ये रस धातु हमारी बिगड़ चुकी है, रस धातु का असंतुलन हो चुका है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। 15 दिन रस धातु आपकी बिगड़ेगी, यानी इस शरीर ने ऐसा सिस्टम प्रकृति ने सेट किया हुआ है शरीर के अंदर कि 15 दिन तक कम से कम आप उल्टा पुल्टा खा भी गए तब भी ये शरीर आपकी बुरी आदतों को झेल लेगा, लेकिन उसके बाद तो, यानी एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ यानी स्वस्थ यानी फिट व्यक्ति ही इसको झेल पाए, तो इसके बाद ही आपके समस्याओं का शुरुआत होना निश्चित है। तो रस धातु खराब होते ही बाकी सारे क्रम भी बिगड़ने लगेंगे शरीर के, फिर रक्त भी ठीक से नहीं बनेगा, और भी बाकी सारी ये रस धातु की बीमारी अन्य धातुओं में जाने लगेगी। राइट, इसको ऐसे मान के चलिए। तो यदि 15 से 20 दिन का संतुलन है तो फिर नंबर हो लग जाएगा रस धातु। उपचार के देखो से देखते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार दीपन पाचन किया जाता है। रस के अंदर क्या है, आयुर्वेद के अनुसार दीपन पाचन में भूख लगना और खाने पसीने का क्रम रहता है, क्योंकि रस बनता ही उसी से है। खाना पचेगा, भूख लगेगी, तभी तो होगा। और रोगी से उपवास भी करवाया जाता है। इसका उपवास कराने से कहते हैं ना, रस धातु बिगड़ जाए, भूख लगना बंद हो जाए, पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, तो क्या करो, लंघनम परम औषधियम ऐसा कहा जाता है। तो लंघन क्या है, परम औषधि है, यानी व्रत करो, उपवास करो, यानी जो पहले खाना जो अपचित भोजन है उसको मौका तो दो पचने का, तो आप वेट करो, वेट करो तो खाना हमारा शरीर खुद से पचाने की स्थिति में आ जाए, इतना वेट कर लो कम से कम, है ना। तो वही औषधि है। तो इसका उपाय क्या है, लंघन करना।
यानी उपवास कर। और पाचन के लिए कुछ औषधियां भी होती हैं। हमको खाना पचाना है, या तो हम ये भी कर सकते हैं, कुछ पाचन के लिए औषधियां दे सकते हैं, तो उससे रक्त धातु ठीक रहेगी। और नहीं करना चाहिए, आप शरीर को अपना मौका दीजिए कि ये खुद से अपना जो इंडस्ट्री जो अपचित भोजन है उसको पचाने में खुद अपना श्रम कर सके। राइट, तो उसको मौका देना पड़ेगा आपको। उसके बाद रस का क्या बनेगा, रक्त बनेगा। तो रक्त धातु सभी धातुओं का मूल होता है। रक्त नहीं, रस धातु सभी धातु। क्या मेरी आवाज है अभी? सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी। हाँ जी, वो नेटवर्क चला गया। तो अभी मैं एडमिन भी नहीं हूँ, तो अब आचार्य जी कर सकते हैं जो भी। जी आप दोबारा हैं, दोबारा शेयर कीजिए, नेटवर्क जाने से थैंक यू। शिफ्ट हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। रिकॉर्डिंग तो चल रही है। कोई बात नहीं। ये गलती से रक्त धातु छप गया है, लेकिन रस धातु से धातुओं का मूल है, इस जगह रस होना चाहिए था। तो रस धातु से धातुओं का मूल है, यानी सारे धातुओं का मूल यानी जड़ है। वहीं से आगे की बिल्डिंग खड़ी होनी है ना। तो पहले बिल्डिंग में, अब पहले माले पे चढ़ गए तो दूसरे माला रक्त धातु हो गया, तीसरा माला रक्त धातु हो गया, सातवें माले तक की यात्रा वही आपको पहुंचाए ठीक तक, यहाँ भी नहीं तक। आपकी इम्यूनिटी कैसे बनेगी? रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र सातों धातुओं में अच्छे से पोषण होगा, तभी आपको आखिरी जो है वो इम्यूनिटी यानी रस मांस में अस्थि मज्जा शुक्र। फिर से गया जी। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? हाँ जी। ओके, थैंक यू। हाँ सर आवाज आ रहा है, बोलिए। एक मिनट, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। तो रस धातु जो है हमारे शरीर का मूल है, यानी सब कुछ यही है ना। इसको आगे की तरफ देखते हैं। तो रस धातु, सॉरी, इसके बाद में रक्त धातु की चर्चा कर लेते हैं। तो रस धातु का जो मूल जो है हमारा, इसका जो मल है वो क्या है? ये कफ आएगा। रक्त धातु की चर्चा करते हैं। रक्त कोशिकाओं एवं इनके परिसंचरण का नाम रक्त धातु है। तो रक्त धातु की जो कोशिकाएं क्या क्या हो सकती हैं? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, या क्या है? रक्त धातु की कोशिकाएं। तो ये सब इसमें आ जाती हैं।
तो इन सब का नाम क्या है? रक्त धातु है, सब के सब। ये सुश्रुत संहिता में ऐसा, और चरक संहिता के मुताबिक रक्त धातु की कमी होने के कारण शरीर की त्वचा रंगहीन, खुरदुरी सी, अजीब सी हो जाती है, मोटी सी, कटी फटी, है ना, इस टाइप की। कांतिहीन स्किन हो जाती है हमारी। तो ये एक प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिलती है जब रस धातु खराब होती है। तो रस धातु की चर्चा में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो रक्त धातु में इसका जो मूल है, सॉरी, रक्त धातु क्या है? उष्ण है और पित्त है। इसमें पित्त ज्यादा है। पित्त मतलब इसको कोरिलेट कर सकते हैं आज के विज्ञान में हार्मोन से। पित्त यानी गर्मी शरीर के अंदर, तो ये ब्लड के अंदर कुछ नियर बाई उसके आसपास मान सकते हैं हार्मोन बॉडी के। तो रक्त धातु उष्ण है, गर्म है, और क्या है? उष्ण और पित्त होता है। तो रक्त धातु का मल क्या होता है? वो पित्त होता है। रक्त धातु का मल क्या है? पित्त। और रस धातु का मल क्या है? कफ, है ना। मल का मतलब वेस्ट पार्टिकल, जो काम में लेने के बाद जो बच गया, वो वेस्ट पार्टिकल हुआ। मल का मतलब हमने खाना जो पचा लिया, खाना पचने के बाद में जो शरीर में बचा, वो क्या है? वेस्ट पार्टिकल हुआ ना। वो मल ही होता है। चाहे वो पसीना हो, चाहे मल मूत्र हो, वो सब क्या है? वेस्ट पार्टिकल। ये सभी वेस्ट पार्टिकल क्या हुए? मल हुए ना शरीर के। तो ऐसे ही हर धातु का अपना एक मल होता है। तो रस धातु का मल क्या हुआ? कफ। और रक्त धातु का क्या हुआ? पित्त। इनको समझना होगा बस, केवल इतना ही सीखना होता है। रक्त, तो रक्त धातु का मल क्या हुआ? पित्त, है ना। इस तरह से एक श्लोक आया हुआ है, इसकी भी हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रक्त धातु वर्ण की प्रशंसा, प्रसन्नता, निर्मलता, और अग्रिम धातु यानी मांस धातु उसकी पुष्टि करता है। यानी रक्त धातु से क्या बनेगा? वो ज्यादा अच्छा है, यानी प्रसन्न है, सब कुछ है। एक तो वर्ण, वर्ण का मतलब हमारा जो रंग है ना, वो किससे बनेगा? रक्त धातु से। निर्मलता यानी साफ शुद्ध एकदम हो। और इसकी अग्रिम धातु, यदि ये क्या होगा, इसका जो कुछ हिस्सा होगा ना, इसमें से मल जो निकलेगा वो तो पित्त बन जाएगा। और जो इसके आगे का पार्ट होगा, वो मांस धातु में कन्वर्ट हो जाएगा। मांस धातु को निर्माण करेगा, यानी उसकी पुष्टि करेगा। किसकी करेगा? मांस की। और कुछ हिस्सा जो इसमें वेस्ट पार्टिकल होगा, वो इसमें क्या होगा? रक्त में रह जाएगा। और वो रक्त में घूम करके शरीर में आगे जाकर के पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा, है ना, क्योंकि किडनी उसको अलग निकाल के छान के कर देगी। तो यहाँ तक तो सुविधा है हमारे यहाँ बाहर निकालने की वेस्ट पार्टिकल को। आगे मांस में जाने के बाद में फिर सुविधाएं खत्म हो जाती हैं। तो यानी आपका रस धातु शुद्ध है तो रक्त शुद्ध होगा। रक्त में खराबी आएगी तो मांस में भी खराबी आएगी, आगे की सभी धातुओं में खराबी आती चली जाएगी, और उसकी अलग अलग बीमारियां आपको तंग करती रहेगी। राइट। तो इस तरह से अलग अलग धातुओं की अलग अलग बीमारियां और अलग अलग क्रम है। अब इन्हीं क्रमों को शुद्धिकरण के रास्ते पर लाना होता है, और उन्हीं से बीमारियां ठीक वापस होती है। रिवर्स कैसे होगा? पहले रस धातु को ठीक करो। हर एक लेक्चर्स में जितने भी विद्वान आज तक के हुए हैं, वो कहते हैं चाहे आपका कुछ भी खराब हो जाए, कुछ भी नई पुरानी बीमारी हो जाए, कितनी पुरानी बीमारी हो जाए, पहले रस धातु को ठीक कर दो, तो बाकी बीमारियां खुद से ठीक होने लग जाएंगी।
तो रस धातु को हम ठीक करेंगे तो बाकी बीमारियां खुद से ठीक हो। कि जितने भी यूनिवर्सिटीज के बड़े से बड़े प्रोफेसर्स का कहीं लेक्चर अटेंड करोगे, आयुर्वेद के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको एक ही बात समझ में आती है, और वो लेक्चर्स प्रोफेसर भी एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं, या आयुर्वेद के जितने भी विद्वान हैं किसी भी बड़े लेक्चर्स को, उस एक हाई लेवल का कोई सेमिनार चल रहा हो वहां जाके बैठोगे, एक ही बात कहेगा कि कोई भी बीमारी ठीक करनी है तो हमेशा रस धातु को पहले ठीक करो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाए। यानी खाना आपका ठीक से पाचन हो, खाने की प्रक्रिया ठीक से होगी तो आपके रक्त भी अच्छा बनेगा, फिर बाकी की बीमारियां भी ठीक से खुद से ठीक होने लग जाएंगी। राइट। बस यही समझना हमारे लिए शेष था। इसको हम जानने के बाद में बीमारियों का रिवर्सल शुरू कर देते हैं, है ना। उसके बाद में क्या है, तो रक्त का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, त्वचा को निर्मल रखना, साफ सुथरा रखना। नहीं तो क्या होगा, रक्त की खराबी होगी तो क्या होगा, पिंपल्स होने लग जाएंगे, ब्लैक हेड्स, स्किन में जो भी बीमारियां होती हैं, चमड़े की बीमारियां, वो सब आपको देखने को मिलती हैं, एलर्जी वगैरह ये सब। यानी रक्त धातु खराब तो ये बीमारियां आपका वेलकम करने के लिए तैयार। तो शरीर को शक्ति प्रदान करना, और क्या क्या काम हो सकता है, अग्रिम धातु यानी मांस धातु की पुष्टि करता है। यानी उसको पुष्टि का मतलब उसको नरिशमेंट देता है। राइट। तो उसको पोषण करना, पोषण प्रदान करना, ये सब किसका है, धातु का कार्य, रस धातु का कार्य, रक्त धातु का कार्य। तो रस का कार्य क्या है, रक्त का पोषण करना, और रक्त धातु का कार्य मांस धातु का पोषण करना। ये उसका नेक्स्ट धातु हो गया। तो रक्त धातु की कमी से होने वाले शरीर में त्वचा में खराबी, रंगहीन, काला पड़ जाना, ब्लैक हेड्स होना, खरी खरी मोटी होना, ये सारा मैं आपको बता चुका। अब इसके आगे के क्रम को हम देखते हैं। तो अब इसमें क्या समस्या है, इसका समाधान कैसे हो। रक्त खराब हो गया है तो पंचकर्मा में एक हमारे पास में समाधान मिलता है, रक्त मोक्षण। ब्लड खराब हो गया है, किसी जगह ब्लॉक हो गया है, तो उसको उतने रक्त को निकाल देना ही शरीर से रक्त मोक्षण कहलाता है ना। तो रक्त मोक्षण और विरेचन करवा सकते हैं। तो रक्त धातु खराब हो, रस धातु खराब हो तो क्या, रक्त मोक्षण और विरेचन। विरेचन क्या है, उल्टी उल्टी करा करके पंचकर्मा में ये माध्यम है। तो रस धातु को ठीक करने का एक माध्यम ये भी हो सकता है, और फिर रक्त धातु को भी ठीक करने का माध्यम ये हो सकता है। इससे पित्त जो बॉडी में बढ़ गया है वो हो जाएगा कम। तो पित्त, रक्त, त्वचा से संबंधित सारी के सारी परेशानियों में लाभकारी परिणाम देगा। राइट। तो रस और रक्त ज्यादा महत्वपूर्ण धातु हैं, इनको ठीक रखना बहुत जरूरी है। ये खराब तो सब खराब। इसीलिए कहा गया है कि सब धातुओं का मूल क्या है, रस धातु। रक्त धातु, इसके साथ खाने के लिए औषधियां भी दी जा सकती हैं, और बाकी प्रयोग तो है ही है ना। साथ में पित्त का भी शरीर में बैलेंस वगैरह हो जाए तो इससे बेहतर क्या है, वो आपको मदद करता है बीमारियों को मेंटेन करने में। अब शरीर में सबसे ज्यादा जो हिस्सा मांस धातु का होता है, और ये शरीर की क्या करता है, स्थिरता लाता है, हड्डियों को बैलेंस करके रखता है। अब ये ढीला पड़ जाएगा तो फिर आपको ये सर्वाइकल जैसी चीजें लग जाती हैं, है ना। और भी चीजें होती हैं, और भी कई बीमारियां, हड्डियों की मजबूती घटने लगती है, दृढ़ता, यानी बॉडी का बैलेंस, इम्बैलेंस, ये सब कुछ क्या है, कमजोरी की वजह से। तो इसके मूल में क्या हुआ, रस धातु अच्छी होगी तो रक्त अच्छा होगा, रस अच्छा होगा तो ये मांस धातु भी अच्छी होगी, मांस धातु होगी तो आगे की धातुएं अच्छी होंगी, अपने आप से बीमारियां घटने लग जाएंगी। तो मांस धातु के द्वारा शरीर के
आकार के निर्माण में सहायता मिलती है, क्योंकि वो क्या है, स्केलेटन होता है हड्डी, हड्डी के ऊपर वो उसका कवर का काम कर रहा है, उसको बैलेंस करने का काम कर रहा है। तो शरीर में विभिन्न क्रियाओं का, यथा चलना फिरना उठना बैठना, सभी कार्य कौन कर रहा है? मांस धातु। मांस धातु आपको, आपके मसल से, वो आपको आपके ब्रेन का आदेशों का पालन करते हुए राइट लेफ्ट जहाँ कहाँ जहाँ घुमाओगे वहां घूम जाती है। ऐसे ही मांस धातु के कारण ही ये सारी क्रियाएं संपन्न होते हुए हम देख पाते हैं हमारे शरीर में पूरे ढांचे की सुरक्षा प्रदान करता है, हड्डी वड्डी की सबकी, है ना। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर बाकी की चर्चाएं आगे भी अपन